की कहानी टोला गांव के किसान रमेश कुमार की है। रमेश बैंक से वापस अपने घर लौट रहा था और तभी उसे याद आया कि उसके फोन का रिचार्ज खत्म होने वाला है। रमेश तभी गांव के रिचार्ज वाली दुकान पर चला जाता है जहां उसके बेटे का दोस्त काम करता है। अरे माधव बेटा, कैसे हो? अरे काका नमस्ते, आइए आइए। अरे नमस्ते बेटा। अरे बेटा, ये मेरे फोन के पैसे खत्म होने वाले हैं। अभी घर जा रहा था तो एकदम से याद आ गया, तो जरा डाल दियो इसमें पैसे बेटा। हाँ हाँ, लाइए लाइए, मैं कर देता हूँ। 1 महीने का कर दो ना रिचार्ज। हाँ हाँ, 1 महीने वाला ही कर दे बेटा। वैसे काका, आप इस वक्त तो खेत में होते हो, तो आज कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटा, मैं वो बैंक से आ रहा हूँ। वो सरकार ने नई योजना चलाई है ना, वो किसानों के लिए। अरे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो बस उसी में अपना नाम लिखवा कर आ रहा हूँ बेटा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे हाँ बेटा, बढ़िया है। इस पैसे से बुआई का बीज और घर का खर्चा निकल जाए तो मैं विकास की आगे की पढ़ाई के लिए पैसा बचा पाऊंगा। क्योंकि तुझे तो पता ही है कि तेरे दोस्त को तो बस शहर के कॉलेज में ही पढ़ना है बेटा। हाँ हाँ, वो तो पता ही है। और पिछले 1 साल से तो जमकर तैयारी कर रहा है वो कॉलेज की। वैसे बेटा, तूने क्यों नहीं की आगे की पढ़ाई? अरे कहाँ पढ़ाई करता काका, पापा की तबीयत खराब रहती है तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, अरे ये तो है ही। चलो बेटा, मैं भी चलता हूँ। अच्छा। रमेश अपना फोन लेकर वापस घर चला जाता है जहां उसकी बीवी और बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आ गए पापा? लिखवा है नाम? हाँ हाँ भाई, लिखवा आया। अरे वाह विक्कू, अब तो तेरे कॉलेज के लिए पैसे हो ही जाएंगे। हाँ। अरे पर उससे पहले पेपर तो दे आ कॉलेज का। पहले तेरा नाम आएगा, उसके बाद फीस देनी होगी। अरे उसकी चिंता मत करो पापा, मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की हुई है कि नाम तो आ ही जाएगा। चलो फिर ठीक है। कुछ दिनों बाद अरे रमेश भाई, रमेश भाई। हाँ भैया, क्या हुआ? अरे फोन आ रहा भैया तुम्हारा। अरे किसका भैया, जरा पढ़ना। अरे बस नंबर आ रहा है, नाम नहीं है। हेलो हेलो। हेलो, क्या मेरी बात रमेश कुमार जी से हो रही है? जी जी हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, बताइए। जी देखिए, मैं जिला कृषि विभाग से बात कर रहा हूँ। क्या आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए अपना नाम लिखवाया था? जी 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 हाँ, लिखवाया था जी। पर हुआ क्या? घबराइए मत, बस एक छोटा सा वेरिफिकेशन करना है। आपके मोबाइल पर अभी एक नंबर आएगा, वो मुझे पढ़कर बता दीजिए। बस फिर आपका खाता इस योजना में जुड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, बताइए। जी, आपके फोन पर एक नंबर आया होगा, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? रमेश अपना फोन देखता है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, आया है। 4 नंबर लिखे हैं भैया, 4 नंबर हैं। हाँ जी, वही। रमेश उस अधिकारी को वो नंबर बता देता है। जी धन्यवाद आपका। कुछ ही देर में आपका बैंक खाता योजना में ऐड कर दिया जाएगा। जी जी। रमेश वापस अपने घर आता है। अरे जरा पानी लाना, 1 गिलास। अभी लाई जी। तभी रमेश का फोन बज पड़ता है। अरे अब क्या आ गया? रमेश अपनी जेब से फोन निकालता है और देखता है कि उसके फोन पर एक मैसेज आया है। अरे ये क्या आ गया? अंग्रेजी में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे विकास, अरे भाई विक्कू, अरे कहाँ है?
हाँ पापा। अरे पढ़ियो जरा, क्या लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में है। फोन लेकर वो मैसेज पढ़ने लगता है और एकदम से उसके चेहरे पर कुछ शिकन सी आ जाती है। पापा, आपने अपने खाते से किसी को पैसे भेजे थे क्या? है? नहीं तो, मैंने तो किसी को पैसे नहीं भेजे। मैं क्यों भेजूंगा भला पैसे? इसमें तो लिखा है कि आपने किसी के खाते में 80,000 रुपए भेजे हैं। रमेश के हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने तो किसी को नहीं भेजे पैसे। मैंने किसी को नहीं भेजे पैसे बेटा। तभी मीना वहां आ जाती है। क्या हुआ? आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? इतना बड़ा सदमा लगने की वजह से रमेश मीना की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। अरे क्या हुआ? कोई बोलेगा कुछ? विकास तुम बताओ क्या हुआ है? विकास मीना को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर मीना के भी हाथ पांव कांप उठते हैं। क्या? फिर पैसे हमारे खाते से कटे कैसे? अपने माता पिता की ऐसी हालत देख विकास उन्हें शांत कराने की कोशिश करने लगता है। देखिए माँ पापा, आप शांत हो जाइए। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही भेज दिया हो ये मैसेज। आप दोनों बैठिए पहले। अरे आप शांत हो जाइए। हम कल बैंक जाकर बैंक वालों से बात करेंगे, सब सही हो जाएगा। हाँ, विक्कू ठीक ही कह रहा है। क्या पता किसी ने ऐसे ही परेशान करने के लिए ये किया हो। हाँ। विकास उन्हें उस पल के लिए शांत तो करा देता है, लेकिन उनके मन की बेचैनी पूरी रात नहीं हटती। और अगली सुबह होते ही विकास और रमेश तुरंत बैंक चले जाते हैं। जी बताइए। जी हमें पूछना था कि कल मेरे पापा के फोन पर ना एक मैसेज आया था कि उनके खाते से ना कई रुपए कटे। तो बस वही पूछना था कि क्या सच में पैसे कटे, क्योंकि मेरे पापा ने तो किसी को भी पैसे नहीं भेजे और ना ही निकाले। बैंक कर्मचारी कुछ देर के लिए उन्हें गंभीरता से देखता रहता है। अपना खाता नंबर बताइए, मैं देखता हूँ। रमेश अपना खाता नंबर बता देता है। बैंक कर्मचारी खाता नंबर अपने कंप्यूटर में डाल देता है और कुछ देर तक उसी कंप्यूटर की तरफ गंभीरता से देखता रहता है। क्या हुआ भाई साहब? जी हाँ, कल आपके खाते से 80,000 किसी को भेजे तो गए। यहाँ तो डेबिट दिखा रहा है। ये सुनते ही रमेश बुरे तरीके से टूट जाता है। क्या? नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो ले दे कर बस इतने ही पैसे थे। अब तेरी पढ़ाई का क्या होगा आगे की? अरे पापा संभालिए खुद को, आप उठिए पहले। विकास रमेश को उठाकर एक तरफ बिठा देता है और वापस उस बैंक कर्मचारी के पास चला जाता है। देखिए सर, मेरे पापा ने किसी को पैसे नहीं भेजे और ना ही खाते से पैसे निकाले, तो फिर पैसे कट कैसे गए? सरकारी कर्मचारी कुछ देर तक गंभीरता से सोचता रहता है। देखिए, आप एक बार अपने पापा से ये पूछिए कि क्या उन्होंने अपने खाते का नंबर किसी और को बताया था, या उनके फोन पर कोई मैसेज आया हो, या कोई फोन आया हो। जी मैं अभी पूछता हूँ। विकास अपने पापा के पास चला जाता है। पापा एक बात बताओ, पैसे कटने से पहले आपके पास कोई मैसेज या कोई फोन वोन तो नहीं आया था ना, जिसने आपसे पैसों की या खाते की कोई बात की हो? पैसे की तो कोई बात नहीं की बेटा किसी ने, लेकिन हाँ, कृषि विभाग से किसी अफसर का फोन आया था। वो कह रहा था कि मेरा खाता जनधन योजना से जोड़ने के लिए एक नंबर आएगा मेरे फोन पर, तो वो उसे बता दूं। तो वो मैंने बताया था उसे बस। ये सुनते ही विकास आधी बात समझ जाता है और तुरंत उस बैंक कर्मचारी के पास जाकर सारी बात उन्हें बता देता है। किसी ने इनके साथ ना स्कैम कर दिया है।
आजकल देश भर में ये किसानों के साथ बहुत हो रहा है। ज्यादातर किसान इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, तो लोग उनके भोलेपन का फायदा उठाकर इसी तरीके से उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। तो सर अब क्या करें? देखो एक काम करो, अब इसकी कंप्लेंट साइबर डिपार्टमेंट में करनी पड़ेगी, वही कुछ कर सकते हैं। पर वो कैसे करेंगे सर? साइबर सेल तो शहर में होगा ना? उसकी चिंता मत करो। सबसे पहले तो गांव के ही पुलिस स्टेशन में जाओ और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराओ। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस अपने आप ये केस साइबर वालों को भेज देगी और वे तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर देंगे। विकास तुरंत रमेश को लेकर थाने चला जाता है और रिपोर्ट दर्ज करा देता है। ठीक है जी, मैंने कंप्लेंट लिख ली है, पर कुछ चीजें अगर आप बता सकते हो तो अच्छा होगा। जी सर बताइए। क्या आपके पास अभी भी वो नंबर है जिससे वो कॉल आया था? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे फोन पर ही आया था कल सुबह जब मैं खेत पर था। ठीक है, वो नंबर बता दीजिए हमें। रमेश उन्हें वो नंबर लिखवा देता है। उस इंसान ने अपना नाम या कुछ और बताया था आपको? नहीं इंस्पेक्टर साहब, और कुछ तो नहीं बताया उसने, बस इतना ही कहा था कि वो कृषि विभाग से बात कर रहा है। ठीक है, हमें जैसे ही कुछ पता लगता है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। आप लोग जा सकते हैं अभी। रमेश और विकास सर झुकाकर वापस आ जाते हैं। और जैसे ही मीना को सारी बात पता चलती है, वो भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। न जाने किसकी नजर लग गई एकदम से हमें। गरीब इंसान का कोई फायदा उठाता है। चिंता मत करो माँ, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है गुनहगार को पकड़ने की। कुछ ना कुछ जरूर पता लग जाएगा। अरे अब तेरी आगे की पढ़ाई का क्या होगा बेटा? और फसल कैसे उगाएंगे? बीज, खाद, बिजली का खर्चा कैसे उठाएंगे? अब हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा। अब विकास अपने माता पिता को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके मन में उसको अपने ही शब्द खोखले लग रहे होते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं आती। फिर विकास और रमेश एक दिन खुद ही दोबारा थाने चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता लगा क्या? देखिए, मेरी कल ही बात हुई है साइबर सेल के कर्मचारियों से। जिस खाते में पैसे गए थे उसमें से वो पैसे अलग अलग खातों में जा चुके हैं, और वो खाता जिसके नाम था वो इंसान तो कब का गुजर चुका है। तो अभी उन्हीं खातों की जांच पड़ताल हो रही है जिसमें वो पैसे गए हैं, तो उनके बारे में पता करने में अभी वक्त लगेगा। हमें माफ करिए। ये सुनते ही रमेश एकदम बिखर जाता है और बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। विकास भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। पापा, भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। विकास उसे घर ले जाता है और वापस बाहर जाने लगता है। तू कहाँ जा रहा है बेटा? चिंता मत करो माँ, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। विकास बाहर निकल जाता है। उसके मन में गुस्सा और आक्रोश भरा होता है। पुलिस कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसने किया है। पर अब करूं क्या? हाँ, एक काम करता हूं, बैंक में जाकर उस खाते के बारे में पूछता हूं कि वो खाता आखिर था किसका और कहां खुलवाया गया था। शायद कुछ पता लग जाए। विकास सीधा बैंक चला जाता है। अरे साहब, मेरे खाते में से किसी ने 60,000 रुपया निकाल लिया है। अरे राधे चाचा, क्या हुआ? अरे विकास बेटा, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे बैंक खाते से किसी ने 60,000 रुपया निकाल लिया है बेटा। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। 1 महीने के बाद बेटी का ब्याह है, कहाँ से लेकर आऊंगा इतने पैसे? क्या आपके पास भी कोई फोन वोन आया था क्या? हाँ, वो कृषि विभाग से फोन आया था मेरे पास। कह रहे थे कि मेरी फसलों का बीमा करवाने के लिए वो नंबर चाहिए,
ताकि अगर मेरी फसल बर्बाद भी हो जाए तो उसका मुआवजा मुझे मिल जाएगा। तो मैंने बता दिया साहब, मेरे फोन पर एक नंबर आया हुआ था। आप सही कह रहे हैं। इनके साथ भी वही हुआ है जो तुम्हारे पापा के साथ हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है ऐसा? बैंक कर्मचारी राधे को सारी बात बता देता है। ये सुनकर राधे सदमे में आ जाता है। चाचा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके पैसे वापस लेकर आऊंगा। अरे पर कैसे? अब क्या आप मुझे उन लोगों की लिस्ट दे सकते हैं जिनके साथ अब तक ये चीज हो चुकी है इस गांव में? नहीं, माफ कीजिएगा, मैं वो नहीं दे सकता। ये बैंक के नियमों के खिलाफ है। हम कस्टमर की निजी जानकारी नहीं दे सकते किसी को भी। देखिए, आप मेरी बात समझिए। अगर हमारे पैसे नहीं मिले तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ये अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवा पाएंगे, और न जाने कितने लोगों का और भी नुकसान हो रहा होगा। आप बस एक बार मुझे उन सब का नाम दे दीजिए और मैं किसी न किसी तरह से पता लगा लूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। बैंक कर्मचारी कुछ देर सोचता रहता है। ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन किसी को ये मत बताना कि मैंने आपकी सहायता की है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बैंक कर्मचारी विकास को वो लिस्ट दे देता है। विकास के घर पर 5-6 किसान बैठे हुए हैं। रमेश और मीना भी वहीं बैठे हैं और विकास सबके सामने खड़ा है। देखिए, मुझे लगभग सारी बात पता है कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। बिना आपकी मर्जी के आपके हाथों में से पैसे निकाल लिए गए, तो मैंने इसी वजह से आप सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हम इस समस्या का हल निकाल सकें। पर करेंगे क्या बेटा? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आपसे किसी ने कोई नंबर मांगा था, और अगर मांगा था तो क्या कहकर मांगा था? अरे भाई, मैंने ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार की जो वो सब्सिडी वाली योजना नहीं होती है, उसमें आवेदन किया था। तो एक आदमी का फोन आया था। अब वो कहने लगा कि कृषि दफ्तर से बोल रहा हूँ और तुम्हारे आवेदन की जांच चल रही है। बोला कि बस आखिरी वेरिफिकेशन बाकी है और अभी तुम्हारे फोन पर एक नंबर आएगा, तो वो नंबर मैं बता दूंगा तो जांच पूरी हो जाएगी। और मेरे साथ तो पता ही है बेटा तुझे कि क्या हुआ। विकास कुछ देर तक बिल्कुल शांत हो जाता है। क्या हुआ बेटा? पापा, सबके साथ लगभग एक ही तरीके से स्कैम हुआ है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने सरकार की किसी योजना के लिए अप्लाई किया था, उन्हीं के साथ ये हुआ है, और वो भी ऐसे लोग जो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं और जिन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, जैसे कि हम। बात तो बेटुआ तो एकदम ठीक कह रहा है। जिस आदमी का फोन आया, क्या उसको आपका नाम पता था? सब हाँ में सिर हिला देते हैं। मतलब उसे आपका नाम भी पता था, और ये भी कि आपने कौन सी योजना के लिए आवेदन किया है। तो ये इंसान कोई जान पहचान का ही हो सकता है। कहीं बैंक कर्मचारी ने ही तो ये सब नहीं करवाया? नहीं पापा, उसने नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ बैठे 2 किसानों के खाते दूसरे बैंक में हैं। आपके परिवार के अलावा आपने ये बात और किसको बताई थी? तुम्हारे अलावा तो किसी को नहीं पता बेटुआ। हाँ भैया, मेरी जोरू को ही पता है बस। मैंने भी अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं बताया। मैंने भी नहीं, और मैंने भी नहीं बताया किसी को। एक बार ध्यान से सोचिए। अरे हाँ विक्कू, वो फोन में पैसे डालता है ना माधव, तेरा दोस्त, उसके सामने एक बार जिक्र किया था मैंने। हाँ, उसे तो मैंने भी बताया था जब मैं अपने फोन में पैसे डलवाने गया था। कौन? वो माधव? अरे हाँ, अरे उसे तो मैंने भी बताया था। अरे मैंने भी। धीरे धीरे विकास को पता चल जाता है कि सभी ने ये बातें माधव को बताई थीं। मतलब वही है। तो चलकर पकड़ते हैं ना बेटा, कर देते हैं उसे पुलिस के हवाले। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते पापा। तो आप बेटुआ? मेरे पास एक तरकीब है। सब लोग थाने पहुंच जाते हैं। अरे आप सब लोग यहाँ? हमें पता लग चुका है इंस्पेक्टर साहब कि ये कौन कर रहा है, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। हाँ बताइए, बिल्कुल सहायता करेंगे, बताइए।
माधव आराम से अपनी दुकान पर बैठा होता है। तभी गांव का एक किसान गुड्डू वहां आता है। हाँ भाई बताओ। अरे भाई, ये फोन में रिचार्ज करवाना है। हाँ ठीक है, बताओ कितने का करना है और नंबर बताओ। गुड्डू उसे सारी चीज बता देता है। भाई वैसे एक बात बताओ, अगर आपको पता हो तो। हाँ पूछो भाई पूछो। भाई वो मैंने सरकार की जनधन योजना में ना अपना नाम लिखवाया था, तो जब उसके पैसे आते हैं सरकार की तरफ से तो मुझे इस फोन पर पता लग जाएगा कि पैसे आ गए। माधव एकदम से गुड्डू की तरफ देखता है। हाँ, मैसेज आ जाता है बैंक वालों का। अच्छा भैया, अच्छा। वैसे आपका पूरा नाम क्या है? भैया गुड्डू चतुर्वेदी। अच्छा अच्छा। गुड्डू अपना फोन लेकर बाहर निकल जाता है और सीधा वहीं पास में एक चाय की टपरी पर बैठे विकास, रमेश और इंस्पेक्टर के पास चला जाता है, जो कि अपना भेस बदलकर बैठा होता है। हो गया बेटा, उसे बोल दिया मैंने। बेटा तूने भी कमाल की तरकीब लगाई है। अगर मीठा बाहर रखोगे तो चींटियां बाहर तो जरूर आएंगी। और मेरे दोस्त गुड्डू, तेरा भी बहुत धन्यवाद भैया, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रमेश वाह, अरे बचपन से साथ खेले हैं भैया। अरे मैं नहीं काम आऊंगा तेरे बुरे वक्त में तो कौन आएगा है? दोस्त दोस्त काहे का रहा फिर। बस अब वो जरूर कुछ करेगा। वो लोग कुछ देर तक वहीं बैठे रहते हैं। तभी माधव अचानक अपनी दुकान बंद करके कहीं जाने लगता है। इतनी दोपहर में ये कहाँ जा रहा है दुकान बंद करके? चलो उसके पीछे। वो सब लोग माधव का पीछा करने लगते हैं। माधव कुछ देर चलता रहता है और फिर एक छोटे से घर के अंदर घुस जाता है। अबे ओए, एक और मछली फंस गई आज जाल में। नाम है गुड्डू चतुर्वेदी। जनधन योजना के लिए नाम लिखवाया है। हाँ बता, नंबर उसका बता, मैं भेजता हूँ उसे ओटीपी तब तक। माधव तुरंत गुड्डू को फोन लगा देता है। दूसरी ओर वहीं छुपे हुए गुड्डू का फोन भी बज पड़ता है। बस इतना सबूत बहुत है। इंस्पेक्टर तुरंत फोन करके बाकी पुलिस वालों को वहां बुला लेता है। माधव और उसके साथी को गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं। थाने में वो सब किसान और लोग मौजूद होते हैं जिनके साथ माधव ने ये स्कैम किया था। अरे मैं तो तुझे बेटा बेटा बुलाता रहा। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? ऊपर से भोला बनकर दिखाता था कि मेरे पापा बीमार हैं, इसलिए घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ए लड़के, इस गलती की माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है, समझे? पर इंस्पेक्टर साहब, हमारे पैसों का क्या होगा? चिंता मत कीजिए, पहले तो हम इससे पूछताछ करेंगे। अगर इसके पास अभी भी पैसे होंगे तो यहीं से आप सभी के खातों में वापस भेज दिए जाएंगे, और अगर नहीं हुए तो बैंक से बात करके भी आपके पैसे आपको दिलवा दिए जाएंगे। ये सुनते ही सब लोगों के दिल में थोड़ी ठंडक पड़ जाती है। कुछ दिनों में उनके पैसे वापस उनके खातों में आ जाते हैं। और दूसरी ओर माधव और उसके दोस्त को इस धोखाधड़ी के लिए 7 साल की जेल हो जाती है। इस घटना से सीख लेकर विकास गांव वालों को साइबर स्कैम से सावधान करने लगा और उन्हें समझाने लगा कि ओटीपी या बैंक की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को कभी न दें।